गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हम जितना बड़ा सपना देखे हैं तो जाहिर सी बात है उसको अचीवमेंट करने के लिए मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो तकलीफ से नहीं डरेंगे, मुश्किलों से नहीं डरेंगे, परिश्रम करेंगे और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 10 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। वेयर वॉज द 24th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में 24 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल का मीटिंग आयोजित किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में कि क्या है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तराखंड के टेहरी में 24वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इनके हेड कौन थे? तो अमित शाह जी। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो उत्तराखंड के टेहरी में। इसमें सेंट्रल जोनल काउंसिल राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित 5 जोनल मंचों में से एक है। देखिए, सेंट्रल जोनल काउंसिल इंक्लूड्स, इसमें सेंट्रल जोनल काउंसिल इंक्लूड्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। देखिए, हमारा जो मेन है सेंट्रल जोनल काउंसिल में, तो ये मध्य प्रदेश सेंटर में, छत्तीसगढ़ इधर हो गया, यूपी ऊपर और उत्तराखंड वेस्ट के साइड। इस तरीके से इस जोनल काउंसिल को डिवाइड किया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। द वुल्कैन 2020 प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना किस देश से संबंधित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये वल्कन 2020 प्रोजेक्ट ब्रिटेन से संबंधित है। तो जानते हैं कि ये वल्कन 2020 क्या है। तो देखिए, ब्रिटेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वर्तमान में CLF में सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन लेजर है, जिसके उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है। मुख्य रूप से इसे प्लाज्मा भौतिकी में भी यूज किया जाता है। करेंटली द मोस्ट पावरफुल लेजर इन द CLF, जिसको वल्कन लेजर के नाम से जानते हैं, जिसकी यूज एक वाइड रेंज में किया जाता है, और इसका जो पहला प्राइमरी यूज है वो एक प्लाज्मा फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। उन्नत वल्कन 2020 लेजर अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। देखिए, जो अपग्रेडेड वल्कन 2020 लेजर को जो अपग्रेड किया जा रहा है, जो पहले की तुलना में ये 100 टाइम्स और भी पावरफुल बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, सोर टेम्पल जो हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना है, वो कहाँ स्थित है? वेयर इज सोर टेम्पल विच रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जिले में सोर टेम्पल को अभी हाल ही में इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया है। तो ये है हमारा तमिलनाडु का शोर टेम्पल, जिसे आर्कियोलॉजिकल साइट से इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। ये मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इसमें तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शोर टेम्पल ने भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसमें जो 7वीं शताब्दी का है, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दक्षिण भारत के सबसे पुराना पत्थर के मंदिरों में से एक है। 7th सेंचुरी में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसे ऐड किया गया है। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन, सबसे पुराने पत्थरों से बनाया गया ये टेम्पल है, जो हमारे साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु राज्य में। तो क्या हमारा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो देखिए, तमिलनाडु राज्य में जो हमारा शोर टेम्पल है उसको फर्स्ट एवर ग्रीन आर्कियोलॉजिकल साइट से जाना गया है। ठीक है, और ये जो शोर टेम्पल है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। देखिए, ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में तट मंदिर को अब स्वच्छ और टिकाऊ सौर ऊर्जा का उपयोग करके रोशन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में प्रचुर सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए 3 सौर संयंत्र प्रत्येक 10 किलोवाट की क्षमता वाले रणनीति रूप से लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में इसका आयोजन
हो रहा है, जिसमें ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के रूप में इस सोर टेम्पल को ऐड किया गया है, सोर टेम्पल को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा एक किसने लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने हाल ही में यूरोप के पहले रीयूजेबल रॉकेट्स जिसका नाम है म्यूरा 1 को लॉन्च किया है। देखिए ये कैसे, तो ये है म्यूरा रॉकेट जो एक रीयूजेबल रॉकेट है जिसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से, देखिए ये है हमारा पृथ्वी, यहाँ से लैंड किया गया, देखिए बड़ा सा बनाते हैं, ये हमारा पृथ्वी, यहाँ से अगर मान लीजिए लैंड किया गया है इस रॉकेट को, तो ये रॉकेट ऑसिलेटरी मोशन की तरफ मूव करेगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद जब ये हमारे पृथ्वी से बाहर जाएगा और यहाँ पे सैटेलाइट को रिलीज कर देगा, उसके बाद ये वापस जाकर अटलांटिक ओशियन में गिर जाएगा और यहाँ से हमारे जो साइंटिस्ट है, स्पेन के साइंटिस्ट, वो लोग इसको कलेक्ट कर लेंगे और इसको फिर से रीयूज करेंगे। तो वही रीयूज किया गया है किसको, उसका नाम है म्यूरा 1। यूरोप के पहला रीयूजेबल रॉकेट जो म्यूरा 1 को लॉन्च किया गया है, किस कंट्री का है? तो स्पेन का। ये बात आप याद रखिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। यूरोप के लिए एक मील के पत्थर में स्पेनिश स्टार्टअप कंपनी पीएलडी स्पेस ने यूरोपीय महाद्वीप का पहला निजी और पुनः प्रायोजक रॉकेट म्यूरा 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला कौन सा कंट्री बन गया है? स्पेनिश, जो रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया है जिसका नाम म्यूरा 1 से है। ये नाम आप याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ये जो म्यूरा 1 रॉकेट है, इसने स्पेन के दक्षिणी प्रांत ह्यूल्वा में एल एरेनोशिलो सैन्य सुविधा से उड़ान भरी है और 46 किलोमीटर 28 मील की ऊंचाई तक पहुंच गया है। अपने चरम पर पहुंचने के बाद यह वापस पृथ्वी की ओर मुड़ गया है और अटलांटिक महासागर में गिर गया है। तो ये था हमारा स्पेन का स्पेस जिसका रीयूजेबल रॉकेट है, जो म्यूरा 1 जिसका नाम है। तो इस रॉकेट के माध्यम से स्पेन अभी लॉन्च किए हैं सैटेलाइट और ये वापस हमारे अटलांटिक ओशियन में गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द 91st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज जिले में 91st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स का। जानते हैं इसके बारे में क्या है? भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमरौली वायुसेना स्टेशन पर अपनी 51वीं वर्षगांठ समारोह शुरू किया है। इसका जो थीम है इस वर्ष के वायुसेना दिवस का विषय है भारतीय वायुसेना वैश्विक वायु शक्ति, यानी इंडियन एयरफोर्स ग्लोबल एयर पावर। इस इंडियन एयरफोर्स का थीम है। इसमें वायुसेना के जो प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायुसेना के नए झंडे का अनावरण भी किया है। इसके लिए वायुसेना के पुराने झंडे का उतारक सम्मान पूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंप दिया गया है। तो जानते हैं कि 91st फाउंडेशन डे क्या है। देखिए, इस साल वायुसेना दिवस पर परेड के नेतृत्व पहली बार एक महिला अधिकारी यानी ग्रुप कैप्टन शैलिजा धामी के द्वारा किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका आयोजन एक महिला कर रही है, महिला अधिकारी जिनका नाम है सालिजा धामी। ठीक, इस इंडियन एयरफोर्स का गठन मूल रूप से 1932 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, जिसका नाम रॉयल एयरफोर्स रखा गया था। ये एक सहायक बल के रूप में कार्य करता है। इसका पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन 1933 में स्थापित किया गया था। अब इसका नाम चेंज करके हमारा जब देश आजाद हुआ तब इसका नाम हम लोग इंडियन एयरफोर्स रख दिए हैं। और इसका अभी हाल ही में प्रयागराज में उद्घाटन फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, तो जिसमें शैलिजा धामी महिला अधिकारी के रूप में नेतृत्व हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे कि फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने किसके विरुद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया है? तुम्हारा राइट आंसर इजराइल। अभी इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है। देखिए, इस तरीके से बमबारी किया जा रहा है हमास के द्वारा, जिससे काफी भारी नुकसान पहुंचे हैं इजराइल कंट्री को। तो इसमें जो ये आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन के हमास, वो बता रहा है कि विरुद्ध लगाया गया है कि ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लाया गया है। किसके द्वारा? तो हमास के द्वारा। किस पे? तो इजराइल कंट्री पे। देखिए, जो आर्म्ड पैलेस्टीन टेरर ग्रुप हमास है, इस सशस्त्र फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया, जिसमें इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। बताइए, कंटिन्यू 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं। किसके द्वारा? तो हमास के द्वारा।
सेना ने कहा है कि आतंकवादियों ने घरों में तोड़फोड़ की और नागरिकों को नरसंहार किया। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार भोर में शुरू हुए हमले से 200 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ये था फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की जंग। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हु हैज गिवन द चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड 2023 इन मणिपुरी लैंग्वेज? ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा दिलीप नोगमानथेन। दिलीप नोगमानथेन को चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड के रूप से सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए क्या है, भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने एक बार फिर वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार के साथ उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को मान्यता दी गई है और इसका जश्न भी मनाया गया है। इस बार यह सम्मान मणिपुरी भाषा के निपुण लेखक दिलीप नोंगमाइथेन को उनकी उल्लेखनीय कृति इबेमाम इबेमाम अमाशुम नगाम्बे देखिए इबेमा अमाशुम नगाबेमा के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को उनकी गहन कहानी कहने और बच्चों के साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रमाण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में शरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट ने अभी हाल ही में शमक्का और शरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया है। तो इसमें प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से तेलंगाना के मुलुगु जिले में शमक्का शरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसमें तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वादा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था, लेकिन अभी भी इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में किस राज्य सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी का एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को अनलॉफुल एसोसिएशन से सम्मानित एसोसिएशन एक्ट को पारित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेकेडीएफ का एक गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। तो चलिए इस डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनडीसी की 89वां सामान्य परिषद बैठक को कहां संबोधित किया है? तुम्हारा राइट क्वेश्चन पहले जानते हैं। वेयर इज हेल्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह एड्रेस 89th जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी का जो भी मीटिंग हुआ है 89वां मीटिंग, वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 89th जनरल काउंसिल मीटिंग को आयोजित किया जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। इसमें जो श्री अमित शाह जी ने कहा कि एनडीसी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें जब इन पहलों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पीएसीएस को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रख रखाव का काम करने के लिए जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र के रूप में पैक्स और पानी समिति रूप में पैक्स जैसी महत्वपूर्ण पहल पैक्स को अस्थायी और आय और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, जिसमें जन औषधि केंद्र है, पैक्स है, जिसका प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है। ये सारे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपने रिवीजन बैच में चलते हैं। 9 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को प्रत्येक दिन इंडियन एयरफोर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मेडल्स गॉट इंडिया एट द एशियन गेम 2023? तुम्हारा राइट आंसर जाएगा 107 मेडल्स एशिया गेम्स में इंडिया को प्राप्त हुआ है और ये 4th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी। MS धोनी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, लंदन से कौन सा प्राचीन हथियार लौटा जिसका नाम है वाघनख। वाघनख को लंदन से लाया गया है हमारे वापस इंडिया कंट्री में। ये एक एंशियंट वेपन है जिसका यूज शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। दो यूरोपीय देशों के साथ भारत के रक्षा संबंध और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कहाँ गए हैं। हमारा राइट आंसर है इटली और फ्रांस। इटली और फ्रांस में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे विजिट करेंगे इस कंट्री में और कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, डिफेंस कोऑपरेशन को। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्टी पर प्रतिबंधित लगाया है। तुम्हारा राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को इस पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इसका कहना है कि ये एक आतंकवादी समुदाय का ग्रुप है, तो इसलिए इसका बंद होना बहुत ही जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश को AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया को फिर से इलेक्ट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ AIBD के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 3 नए जिले और बनेंगे, पहले थे 50, अब 3 मिलके हो गए 53, यानी टोटल स्टेट कितने हो गए 53 राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 9 में, प्रत्येक विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है। तुम्हारा राइट आंसर है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वर्ल्ड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने भारत के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका नाम है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन, किसके साथ, तो इंडिया के साथ। तो चलिए हम क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का लास्ट स्लाइड। आपको बताना होगा कि बिहू एक फोक डांस है, वो किस स्टेट का है। मैं फोक डांस अपने इस लेक्चर इस प्लेटफॉर्म पे कवर कर दिया हूँ डिटेल में, वो भी ट्रिक्स से। जिन लोगों ने ये यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बस इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।